नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है, यानी भारत पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने की तैयारी में है। इस बात के संकेत देश में फिलहाल चल रही हलचलों में मिल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात फिर से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से हुई और इसके अलावा गृह सचिव से भी पीएम मिले और अभी पीएमओ में लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, बड़ी खबर यह कि एक ब्रेकिंग खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑफिस यानी प्रधानमंत्री का ऑफिस, प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ ही तो है जहां उनको रोज जाना चाहिए। लेकिन आज टेलीविजन चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज में यही चल रहा था, पीएम नरेंद्र मोदी पीएमओ पहुंचे। लेकिन उसके बाद एक और भी बड़ी ब्रेकिंग खबर है, वो ये है कि बाद में इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो राहुल गांधी भी पीएमओ पहुंच चुके हैं। वहां क्या चल रहा है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन जाहिर है कि मोदी पर अब कुछ करके दिखाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही कह दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन 13 दिन बीतने के बाद भी सरकार ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, तो फिर विपक्ष की तरफ से सवाल उठने लगे हैं। कल राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि देश जैसा चाहता है वैसा ही होगा, यानी देश की आवाम को जो पसंद है हम वही करेंगे। इसके बाद आज फिर नरेंद्र मोदी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर यह है कि विपक्ष की मांग का असर सरकार पर पड़ने लगा है। वैसे भी बीजेपी नेता रविंद्र रैना, जी हां, रविंद्र रैना नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना है तो बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो रविंद्र रैना जिस तरह कश्मीर में रील बनाते हुए दिखाई दिए, उसमें बीजेपी पर फिर उंगलियां उठी कि आखिर इनकी प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है। कांग्रेस ने तो इस पर बाकायदा ट्वीट किया है, जरा उस ट्वीट को ले आइए, कांग्रेस के ट्वीट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कांग्रेस लिख रही है कि कश्मीर में हमारे 28 लोगों को आतंकियों ने मार दिया। इस दुखद घटना से पूरा देश आहत है, शोक में है। लेकिन कश्मीर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र रैना ये वीडियो बना रहे हैं, बर्फ में अटखेलियां करते हुए रील बना रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि रविंद्र रैना को इस दुखद घटना का जरा भी दुख नहीं है। वो इसका फायदा उठाने में लगे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी इमेज चमकाने में जुटे हुए हैं। लेकिन क्या बीजेपी नेतृत्व और प्रधानमंत्री को ये भौंडापन मंजूर है? ये बात यहां पर लिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लिख रही है। उस वीडियो को भी हम आपको दिखा देते हैं, जिस वीडियो में रविंद्र रैना बर्फ पे अटखेलियां करते हुए, दौड़ते हुए, रील बनाते हुए दिखाई देते हैं। जरा उस वीडियो को भी हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि रविंद्र रैना ने यह वीडियो भले टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे कि पर्यटकों के लिए तो सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे और यहां बीजेपी नेता पूरे सुरक्षा घेरे में रील बना रहे हैं। थोड़ी देर में आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं हम, और बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इस बीच जो चहलकदमी, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बीच में रविंद्र रैना जी हैं और इनके साथ साथ देखिए यहां पुलिस के फोर्सेस यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो हैं यहां पे, और रविंद्र रैना बर्फ पे रील बना रहे हैं। ये देखकर लोग चौंक गए और 28 लोगों की मौत। और उसके बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट किया, इसी वीडियो के साथ ट्वीट किया कांग्रेस पार्टी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर यहां रविंद्र रैना को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए था। खैर, आपको बता दूं कि रविंद्र रैना ने यह वीडियो भले टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के नेता को सुरक्षा घेरे में रील बनाने के लिए आखिर कितना आनंद आ रहा है और कितना मौका दिया जा रहा है। जाहिर है पहलगाम मामले में अब बीजेपी को काफी सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, वरना इसी तरह उसकी गलतियां सामने आएंगी। बहरहाल आज एक अच्छी खबर यह भी आई कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मामले में भारत को साथ देने का वादा किया है। हालांकि खबरें थी कि पाकिस्तान भी रूस से मदद मांग रहा है, लेकिन आजादी के बाद से रूस के साथ हुई दोस्ती अब भी भारत को फायदा दे रही है। यह बात मोदी भी आज शायद समझ रहे होंगे। मोदी जी हमेशा आजादी के बाद के जो प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हों या इंदिरा गांधी हों, खासकर कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का जिक्र कर नरेंद्र मोदी
घेरते रहते हैं कांग्रेस को, लेकिन आज शायद समझ में आ रहा होगा कि रूस आखिर भारत के साथ क्यों है। इधर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है दोस्तों। पहलगाम हमले के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक की खबर आई है और यह दुखद खबर है। खबर खुद सेना ने दी है। सेना के अनुसार पाकिस्तान साइबर फोर्स नाम के एक एक्स हैंडल ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज यानी MES और मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान यानी IDSA के डाटा में सेंधमारी की है। इस साइबर हमले में रक्षा कर्मियों के लॉगिन क्रेडेंशियल सहित कई गोपनीय जानकारियों के लीक होने की आशंका जताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि इस ग्रुप ने रक्षा मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस वेबसाइट को पाकिस्तानी झंडे और AI का उपयोग करके बिगाड़ा गया है। भारतीय सेना ने कहा है कि एहतियातन आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की वेबसाइट को फिलहाल ऑफलाइन कर दिया गया है ताकि वेबसाइट की पूरी जांच की जा सके और यह आकलन किया जा सके कि इस साइबर हमले से कितना नुकसान हुआ है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेबसाइट की सुरक्षा बनी रहे। कुल मिलाकर देश के लिए अभी एक बड़ी परीक्षा का वक्त है, या कहें तो बड़ी परीक्षा की घड़ी है, जिसमें केवल पास होने की कोशिश में लगना पड़ेगा। और केवल पास होने से भी काम नहीं चलेगा दोस्तों। सरकार को इस बार मेरिट वाले नंबर लाने की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी देश सुरक्षित रह पाएगा। हालांकि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन बीजेपी का ध्यान हिंदू मुसलमान पर ही लगा हुआ है। जिस तरह हिमांशी नरवाल को ट्रोलर्स ने निशाने पर लिया। हिमांशी नरवाल आप जानते हैं, इनके पति का निधन हुआ और उसके बाद उन्होंने हिंदू मुसलमान न करने की बात कही हिमांशी ने। हालांकि अब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहटगर ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि ट्रोलर्स को कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी के निधन के बाद उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल के बयान पर सोशल मीडिया में जिस तरह की आलोचना हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद उनकी प्रतिक्रिया कुछ लोगों को ठीक नहीं लगी होगी, लेकिन सहमति या असहमति को शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में व्यक्त करना चाहिए। बीजेपी अपने ही खड़े किए भस्मासुरों का नुकसान सहेगी, ये नजर आ रहा है दोस्तों। इधर वक्फ संशोधन विधेयक पर भी आज बीजेपी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में कोई फैसला नहीं आया और अब अगली सुनवाई नए CJI BR गवई के नेतृत्व में 15 मई को होगी, यह तय हो गया है। सुनवाई के दौरान CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा है कि हमने जवाबी हलफनामे पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया है। हाँ, आपने पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के संबंध में कुछ बिंदु उठाए हैं और कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। आपने कुछ पहलुओं पर चर्चा की है, लेकिन उन्हें स्पष्टता की जरूरत है। मुझे अंतरिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है। इस मामले की सुनवाई को जल्द से जल्द निर्धारित तारीख पर करनी होगी और यह मेरे सामने नहीं होगी। आपको बता दूं दोस्तों कि पिछली सुनवाई में 17 अप्रैल को केंद्र सरकार के आश्वासन को दर्ज किया गया था कि 5 मई तक न तो वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई किया जाएगा और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद यानी सेंट्रल वक्फ कमीशन या राज्य वक्फ बोर्डों में नई नियुक्तियां की जाएंगी। इस बीच केंद्र ने 25 अप्रैल को 1332 पेज का हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र ने अपने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हलफनामे में कहा है कि ये कानून संयुक्त संसदीय समिति की 38 बैठकों और 98,20,000 से अधिक हितधारकों के सुझावों के आधार पर बनाया गया है। सरकार ने तर्क दिया कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, न कि धार्मिक संस्था, और गैर मुस्लिमों की सीमित भागीदारी समावेशिता को बढ़ावा देती है। केंद्र ने यह भी कहा है कि वक्फ बाय यूजर को खत्म करना जरूरी था क्योंकि मौखिक दावों ने सरकारी और निजी संपत्तियों पर अतिक्रमण को बढ़ावा दिया। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी संजीव खन्ना ने पूछा है कि जामा मस्जिद जैसे स्थलों के लिए दस्तावेज कहां से लाएंगे। पुराने मस्जिदों के लिए बिक्री विलेख की मांग करना असंभव है। कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि अगर यानी यदि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल हो जाते हैं तो क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा।
कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड के सामान्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, हालांकि कार्यकारी सदस्यों के लिए धर्म की बाध्यता नहीं हो सकती। इस सुनवाई से जाहिर है कि अभी बीजेपी सरकार मनमानी नहीं कर सकेगी और उसे अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा। इस बीच देश भी इंतजार कर रहा है कि क्या मोदी वाकई कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। और इन सब के बीच अचानक खबर आई कि राहुल गांधी पहुंच गए पीएमओ राहुल गांधी क्यों पहुंचे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के घटनाक्रम में बहुत तेजी से बदलाव, और सबसे बड़ा बदलाव जिस ब्रेकिंग न्यूज की मैं बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पीएमओ। राहुल गांधी पहुंचे तो खबर बनती है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर पीएमओ पहुंचे तो क्या खबर बनती है। चलिए हम पूछ लेते हैं अपने